हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अच्छे से खा पी रहे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, पेंडेमिक की वजह से आपकी सारी जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी हैं। तो बहुत लोगों को तो फ़ोन पे पढ़ने में दिक्कत होती होगी क्योंकि नेटवर्क इशू होता होगा। तो नेटवर्क इशू की तो जो गांव में रहते होंगे उनको तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी क्योंकि कभी कभी नेटवर्क इशू होता होगा या कभी लाइट की प्रॉब्लम होती होगी कि फ़ोन नहीं चार्ज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रॉब्लम्स की तो कोई गिनती ही नहीं है ज़िंदगी में। तो क्या कर सकते हैं, पढ़ना है ही क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को स्लाइड में इंग्लिश दिख गई, आप लोग को पता है आपकी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो आइए अंग्रेजी के बारे में पहले थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं, उसके बाद ओरिजिन के बारे में जानेंगे। तो आप लोग जो ग्रामर पढ़ते हैं वो आप लोग ब्रिटिश ग्रामर पढ़ते हैं। जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, आज आप लोग सुनते जाइए हम क्या कह रहे हैं। बोर होंगे तो उसका भाई कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी जो इंग्लिश है वो आप लोग जो शुरू से पढ़ रहे हैं वो आप ब्रिटिश ग्रामर पढ़ते हैं। ब्रिटिश क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम पर जो रूल किया गया था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। तो वो जो बोलते थे वो इंग्लिश बोलते थे, तो उनकी ब्रिटिश इंग्लिश चलती थी। अमेरिकन एक्सेंट अलग है, ब्रिटिश एक्सेंट अलग है। क्योंकि अमेरिकन में आपको एक्सेंट अलग मिलेगी उनका और ब्रिटिश एक्सेंट अलग मिलेगा। आप जो बोलते हैं वो आपकी इंडियन एक्सेंट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग किसी से ये मत कहिएगा कि आप लोग ब्रिटिश एक्सेंट में बात करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप जो भी बोलते हैं आप इंडियन एक्सेंट बोलते हैं। पढ़ते आप भले ही ब्रिटिश ग्रामर है लेकिन आप ब्रिटिश एक्सेंट का बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अमेरिकन में डांस को डांस बोलते हैं और आपके ब्रिटिश में वाटर को वाटर बोलते हैं, आपको आर का साउंड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत से वर्ड हैं। तो आप लोग अपनी ज़बान को बहुत ज़्यादा टंग ट्विस्ट मत करिएगा वरना आपकी इंडियन एक्सेंट भी ख़राब हो जाएगी। तो ट्राई मत करिएगा, डोंट ट्राई एट दिस होम। हाँ, अकेले में ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल चलिए, बोर ना हो तो थोड़ा सा हंसी मजाक भी चलता रहेगा। और अगर आप लोग बोर होंगे तो क्या करें भाई, बताना ज़रूरी है। हमारा काम है, आपका काम है जानना। वैसे जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लोग किसी चीज़ को पढ़ते हैं या आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ है तो आप लोग को उत्सुकता होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। उत्सुकता को एक्साइटमेंट कहते हैं और जिज्ञासा को क्यूरियोसिटी कहते हैं। तो जिसको थोड़ा सा भी डाउट होगा वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अगर किसी को ये लगता है कि उसको अंग्रेज़ी नहीं आती तो बिल्कुल ऑफेंड नहीं होगा। अंग्रेज़ी आपका पैरामीटर नहीं डिसाइड करता आप एजुकेटेड हैं या नहीं है, वो सिर्फ एक स्किल है, आप उसको डेवलप कर सकते हैं। तो प्लीज़ कभी ये नैरो माइंडेड थिंकिंग मत रखिएगा कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप किसी से कम हैं। आप बिल्कुल भी कम नहीं हो सकते। आपको और किसी चीज़ में अच्छी नॉलेज हो, ज़रूरी नहीं जिसको इंग्लिश आती है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बिल्कुल नहीं। तो ये अलग का टॉपिक है, सामाजिक टॉपिक है, इस पर कभी चर्चा की जाएगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो जो आपकी एक्सेंट पे बात हो रही थी, तो एक्सेंट आपकी इंडियन एक्सेंट चलती है, इसको मत भूलिएगा। आप ब्रिटिश एक्सेंट यूज़ नहीं करते हैं, ब्रिटिश ग्रामर अलबत्ता पढ़ते हैं, पर एक्सेंट आपकी इंडियन चलती है। आप अमेरिकन एक्सेंट में आज भी बहुत लोग बोलते हैं, जैसे जो लोग अमेरिका जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा भाव के लिए बोलना स्टार्ट करते हैं, तो प्रचलन में वो है। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर ब्रिटिश ग्रामर यूज़ होती है और एक्सेंट आपकी इंडियन चलती है। तो चलिए अंग्रेज़ी के बारे में जानना शुरू करते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो अंग्रेज़ी जो है वो एक तरह की मिश्रित भाषा है, मिश्रित होकर भी वो मिश्रित नहीं है। अब वो क्यों नहीं है वो आप एक कहानी की तरह सुनिए। कुछ पॉइंट्स होंगे मेन जो आप नोट डाउन करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि अगर कोई आपसे पूछ ले कि अंग्रेज़ी पढ़ते उत्पत्ति बताओ तो आप तुरंत उसको बता सको, ठीक है। अगर किसी चीज़ को आप उसको शुरुआत से जाने ना तो वो ज़्यादा बेहतर है, बीच से जानने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये और एक बात, हाँ आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये बताओ अंग्रेजी की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, बिल्कुल नहीं। आपके बेसिक नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है। तो चलिए कहानी की तरह इसको सुनिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटेन में अंग्रेजी चलती थी, तो अंग्रेजी की शुरुआत भी वहीं से हुई होगी, बिल्कुल नहीं। जब ब्रिटेन में रोमन सेना ने जब ब्रिटेन का त्याग कर दिया था तो वहाँ केल्टिक भाषाएं चलती थीं। कौन सी भाषा चलती थी? केल्टिक। जब रोमन सेना ने ब्रिटेन का त्याग कर दिया तो वहाँ केल्टिक भाषा चलती थी। बहुत जगह सेल्टिक लिखा है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जब रोमन सेना ने ब्रिटेन का त्याग कर दिया तो वहाँ केल्टिक भाषाएं चलती थीं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो वहाँ पे था केल्टिक। केल्टिक की स्पेलिंग है CELTIC।
HIC, तो ये केल्टिक भी है और इसको सेल्टिक भी बोलते हैं, सिर्फ एक सी की वजह से। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। जब रोमन सेना ने ब्रिटेन का त्याग कर दिया था तो वहाँ केल्टिक भाषाएं चलती थी। तो जो आपकी अंग्रेजी है वह एक वेस्ट जर्मैनिक भाषा है जो जर्मनी भाषा परिवार का हिस्सा है। अंग्रेजी में आपको कई तरह के देशों से ली गई भाषाओं के जो शब्द होते हैं, कई देशों से ली गई भाषाओं के जो शब्द होते हैं वो मिल जाते होंगे। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति इस भाषा के इस शब्द से हुई है जिसको अंग्रेजी में ये कहते हैं। जैसे आपका पर्सनैलिटी है तो उसको पर्सोना कहते हैं ना, आप लोग जब पढ़ते होंगे साइकोलॉजी में आपने पढ़ा हुआ व्यक्तित्व के बारे में, तो उसमें ये चीज़ दी गई है। तो इसीलिए, और जैसे आपकी अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी जो है जैसे हमने कहा वेस्ट जर्मैनिक भाषा है और जर्मनी परिवार का हिस्सा है, तो अंग्रेजी में कई तरह की भाषाएं आती हैं। यह मिश्रित होकर भी मिश्रित नहीं है क्योंकि इसमें लैटिन भाषा आती है। यह विश्व की सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ये ध्यान में रखिएगा, ये विश्व की सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है क्योंकि आप किसी भी देश में जाएंगे तो आपको कम्युनिकेशन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपको ना उस देश की भाषा आती है ना उस देश के लोगों को आपके देश की भाषा आती है। तो कम्युनिकेशन के लिए आप यूज़ क्या करते हैं? अंग्रेजी। ठीक है, तो जो लातिन है जहाँ तक हमें पता है ये मिस्र से आई है। मिस्र में बहुत पहले बोली जाती थी ये भाषा, अब ये प्रचलन में नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में आपके ज़्यादातर शब्द लैटिन भाषा से मिलते हैं। तो ये इजिप्ट से आई है यानी मिस्र से आई है। इसमें आपको फ्रेंच के वर्ड्स भी मिल जाएंगे। अब आप समझेंगे कि ये फ्रेंच क्यों आ रहा है इसमें, तो अभी आपको कहानी में पता चल जाएगा। तो और आपके इसमें जर्मन आते हैं, जैसे हमने कहा वेस्ट जर्मैनिक भाषा है, जर्मनी भाषा का हिस्सा है। हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आपको याद रहे, आप लोग नोट डाउन में अगर छूट गया हो तो नोट करते रहें। आपकी इसमें हिंदी भी आती है, क्योंकि देखिए हिंदी के आपको कुछ वर्ड्स यहाँ मिल जाएंगे जो हैं जेल, जंगल, और भी आपको वर्ड्स मिलेंगे। जंगल को अंग्रेजी में फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक मूवी आई थी मोगली की वो जंगल बुक के नाम से आई थी, द जंगल बुक के नाम से। तो जिसने देखी होगी वो अच्छी बात है, लेकिन आपको एग्जाम आ रहा है तो आप लोग देखने मत बैठ जाइएगा, फ्री होके देखिएगा एग्जाम देने के बाद। तो जो आपकी मूवी आई थी वो द जंगल बुक आई थी, द फॉरेस्ट बुक नहीं आई थी। तो अंग्रेजी हमने कहा ना फ्लेक्सिबल है, उसमें आप कोई भी देश की भाषा के शब्द डालिए वो अंग्रेजी ही रहेगी। ठीक है, वो अंग्रेजी ही रहेगी। और रही बात, इसमें आपकी ग्रीक भी आती है। ठीक है, ग्रीक आती है आपकी, ग्रीक, इसको याद लिख लीजिएगा आप लोग, ग्रीक आती है। तो जो अंग्रेजी है इसकी उत्पत्ति 5वीं शताब्दी में हुई थी, 5वीं शताब्दी में हुई थी, 5वीं शताब्दी में हुई थी। अब ये आई कहाँ, तब इसको कहानी की तरह सुनिए। तो जब रोमन सेना ने ब्रिटेन का त्याग कर दिया तो वहाँ पर केल्टिक भाषाओं का प्रचलन था। फिर वहाँ पर धीरे धीरे उत्तर जर्मनी से गए हुए कबीलों ने ब्रिटेन पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो आप सुनिए, उत्तर जर्मनी के जो कबीले थे उनको एंग्लो सैक्सन कहते थे। क्या कहते थे? एंग्लो सैक्सन। तो जो उत्तर जर्मनी में एक जनजाति होती थी उसके लोगों को एंग्लो सैक्सन कहते थे और जनजाति को कहते थे एंग्लिस। जनजाति जो थी वो थी एंग्लिस, और ये एंग्लो सैक्सन लोग कबीले थे जो कई तरह की बोली बोलते थे, जिसमें थी लोअर सैक्सन और एंग्लो फ्रिशियन। ये लोग ये जो बोलियां बोलते थे इसको पुरानी अंग्रेजी कहा जाता था। ये एंग्लो सैक्सन लोग जो कबीले थे ये एंग्लिश जनजाति के थे जो उत्तरी जर्मनी के एंग्लन जगह में रहते थे। यहाँ से ये लोग पलायन यानी प्रस्थान करके ब्रिटेन चले गए। तो वहाँ पे जो लोग कई तरह की बोलियां बोलते थे जैसे लोअर सैक्सन, एंग्लो फ्रिशियन, तो इनको पुरानी अंग्रेजी कहा जाता था, पुरानी अंग्रेजी कहते थे। ठीक है, तो पुरानी अंग्रेजी कहते थे।
तो ये लोग जो थे जनजाति थी, और जनजाति थी एंग्लिश जो लोग थे उनको एंग्लो सेक्सन कहते थे। जो लोग कबीले थे, जैसे आपके इंडिया में ही जनजातियाँ हैं, तो जो जनजातियाँ हैं आपके अंडमान निकोबार साइड में ज़्यादा है। तो जैसे आपकी तराई क्षेत्र में भी आपको मिल जाएंगी जनजातियाँ, जैसे आपकी सिक्किम की भूटिया है और यूपी में भोटिया है। तो आप लोग जीएस पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, मैम अगर बताई होंगी आपको। तो फिलहाल मैम से अच्छी जीएस तो हम नहीं पढ़ा सकते, बस हम एक बेसिक नॉलेज के लिए बता रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो जो एंग्लो सेक्सन जनजाति लोग थे, वो लोग एंग्लो जनजाति के लोग थे। वो लोग लोअर सेक्सन एंग्लो फ्रेशियन बोलियाँ बोलते थे, जिनको पुरानी अंग्रेजी कहा जाता था। फिर 11वीं शताब्दी में जब नॉर्मन कॉन्क्विस्ट हुआ, 11वीं शताब्दी में नॉर्मन कॉन्क्विस्ट हुआ। अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा परिवर्तन, अगर सर्वाधिक परिवर्तन कभी हुआ तो वो नॉर्मन कॉन्क्विस्ट से हुआ, यानी नॉर्मन आक्रमण के बाद हुआ। तो जैसे वाइकिंग के अनुसार अब आप लोग पढ़ते हैं ड्रीम मतलब सपने होता है, तो पहले ड्रीम्स मतलब आनंद लेना होता था। और स्कर्ट जो होता है, जो लड़कियां पहनती हैं, उसका अब तब नाम था शर्ट कर दिया गया था, चेंज करके शर्ट लड़कियां भी पहनती हैं, लड़के भी पहनते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे परिवर्तन हुए थे नॉर्मन कॉन्क्विस्ट के बाद। तो 11वीं शताब्दी यानी कि 1066 ईस्वी में जब नॉर्मन आक्रमण हुआ, हैंड राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, हमको पता है ख़राब है, क्या करें, सॉरी, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। नॉर्मन आक्रमण हुआ तो ये जो नॉर्मन लोग थे ये अपनी नॉर्मन भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? नॉर्मन भाषा। यही नॉर्मन भाषा आगे चल के एंग्लो फ्रेंच बनी है। कौन सी भाषा बनी है? एंग्लो फ्रेंच। तो ये एंग्लो फ्रेंच बनी। जो ये एंग्लो फ्रेंच, देखिए आपको फ्रेंच भाषा आई ना इसमें, तो यही एंग्लो फ्रेंच बनी। तो अंग्रेजी जो है इतनी फ्लैक्सिबल है कि आप उसमें किसी भी देश की भाषा डालेंगे ना, भाषा के शब्द डालेंगे तो वो अंग्रेजी ही रहेगी। आपके देश में आपकी हिंदी को ही आपकी राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं प्राप्त है, क्योंकि किसी भी देश की भाषा को उसकी राष्ट्रभाषा बनने के लिए 50% लोगों का बोलना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी आपकी राजभाषा है। आप गूगल पे सर्च भी करेंगे ना तो इंडिया की आपको 2 भाषाएं मिलेंगी, एक हिंदी मिलेगी, एक अंग्रेजी मिलेगी। क्योंकि जो आपके कोर्ट से सारे काम होते हैं, जैसे जितने भी कोर्ट के चेंज के काम होते हैं ना, वो इंग्लिश में ही होते हैं। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं या जो भी कोर्ट से काम होता है वो सारा आपका इंग्लिश में ही बनता है। जैसे आप वसीयत है आपकी, वो भी आपकी इंग्लिश ही में ही बनेगी। तो आप लोग अभी से मत वसीयत बनवाने चले जाइएगा। तो चलिए आगे लिखते हैं। तो और ये आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रभाषा के लिए आपको 50% लोगों का बोलना आपके देश में बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता है कि साउथ में जो जगह राज्य हैं, जैसे आंध्रा है तो वहाँ तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु है वहाँ तमिल बोली जाती है, केरला है वहाँ मलयालम बोली जाती है, कर्नाटक है वहाँ कन्नड़ बोली जाती है। तो उड़ीसा है तो वो आपका बंगाल से थोड़ा सा आगे पड़ेगा, तो वहाँ पे उड़िया बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, आपके यूपी में भोजपुरी बोली जाती है, बिहार में बिहारी और भोजपुरी बोली जाती है। तो इतना तो आपको पता ही है, गुजरात में गुजराती बोलते हैं। तो इतना आप समझिए कि किसी भी भाषा को उसकी देश में उसकी राष्ट्रभाषा बनने के लिए 50% लोगों का बोलना बहुत ज़रूरी है, जो इंडिया में नहीं बोला जाता है। आपको पता है भारत एक बहुभाषिक देश है जहाँ पे कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी में आपकी 18 बोलियाँ होती हैं। ये हिंदी का टर्म नहीं है, बस हम बता रहे हैं कि बस एक बेसिक नॉलेज के लिए, कि जिसको पता अच्छी बात है, नहीं पता तो लोग लिख सकते हैं। तो अंग्रेजी के जो जनक हैं वो D.J. थॉमसन हैं। कौन है? D.J. थॉमसन है, वो अंग्रेजी के जनक हैं। और जो अंग्रेजी साहित्य यानी इंग्लिश लिटरेचर के जनक हैं वो जेफरे चौसर हैं। तो आप लोग कंफ्यूज प्लीज़ मत होइएगा, क्योंकि बहुत लोग में मत हो जाता है ना कि नहीं जेफरे चौसर जनक है अंग्रेजी के। बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश के जो जनक हैं वो D.J. थॉमसन है और जेफरे चौसर जो है वो इंग्लिश साहित्य के जनक है। तो ये अंग्रेजी के जनक हैं। हम फिर से कह रहे हैं, हैंड राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा। इंग्लिश के जनक है और ये इंग्लिश लिटरेचर के जनक हैं। बोर होने लगे? कोई बात नहीं, आगे थोड़ा सा और बोल लीजिए। तो जैसे आपको पता है हिंदी जो है आपकी तुरंत हिंदी नहीं बनी है, वो टूटते टूटते हिंदी बनी है। और हिंदी क्या कहते हैं, हिंदी की जो जननी है, या आप जानते हैं कि जो भी भारत में बोलियाँ बोली जाती हैं उनकी जननी है संस्कृत।
देखिए अंग्रेजी में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं, संस्कृत ही लिखते हैं, उसका कोई नाम नहीं है। आपका राजनीति शास्त्र को आप पॉलिटिकल साइंस बोल सकते हैं, आप अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं, आप इतिहास को हिस्ट्री बोल सकते हैं, आप भूगोल को ज्योग्राफी बोल सकते हैं, लेकिन आप संस्कृत को संस्कृत ही बोलेंगे क्योंकि अंग्रेजी में इसको कोई शब्द नहीं मिला है। अब आपकी वो भले ही सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन उसमें इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कोई कुछ भी बोले वो रहेगी अंग्रेजी ही, वो चेंज नहीं होगी। जब नॉर्मन कॉन्क्विस्ट के बाद नहीं बनी, तो ये जो नॉर्मन, एक पॉइंट छूट गया था सॉरी, नॉर्मन कॉन्क्विस्ट के बाद जो हुई ना, तो वो आधुनिक अंग्रेजी बनी। एंग्लो फ्रेंच जो थी वो आधुनिक अंग्रेजी बनी। जो अब ये ध्यान रखिएगा अंतर क्या है, जो एंग्लो सैक्सन लोग बोलते थे वो पुरानी अंग्रेजी बोलते थे, और जो नॉर्मन लोग बोलते थे वो आधुनिक अंग्रेजी बोले थे, तो फिर भी वो अंग्रेजी ही थी, इतने सालों में वो नहीं बदली है। तो संस्कृत जो है वो हिंदी, गुजराती और भी जो भारत में बोलियाँ भाषाएँ होती हैं उनकी जननी है। तो जो डच होती हैं भाषा, जो डच भाषा है, आप लोगों ने डच नाम सुना होगा, तो हम स्पेलिंग लिख देते हैं डच। और स्वीडन है, तो स्वीडन जो है एक देश है, वहाँ की भाषा है स्वीडिश। तो आप लोग स्वीट डिश के चक्कर में मत पड़िएगा, जिसको मीठा खाने का मन होगा क्लास के बाद जाके खा लेगा। तो स्वीडिश है, तो स्वीडिश जो है ये सारी उत्तरी यूरोप में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। उत्तरी यूरोप में ये सारी भाषाएं उत्तरी यूरोप में बोली जाती हैं, जिनकी जननी अंग्रेजी है। और इन भाषाओं को प्रोटो जर्मैनिक कहते हैं, प्रोटो जर्मैनिक कहते हैं, प्रोटो जर्मैनिक कहते हैं। तो आप लोग तो इन बोलियों को प्रोटो जर्मैनिक कहते हैं। तो अगर आप लोग को इतना समझ आया हो तो अच्छी बात है। तो हम फिर से एक बार इसको कहानी की तरह रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, सिर्फ एक शॉर्ट टर्म में इसको रिपीट करते हैं। जब रोमन सेना ने ब्रिटेन का त्याग कर दिया था तो वहाँ पे केल्टिक भाषाओं का प्रचलन था। तो एंग्लो सैक्सन लोग के जो एंग्लो सैक्सन लोग यानी जो कबीले थे उन्होंने ब्रिटेन पे आधिपत्य जमा लिया था, अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। जो लोग ये एंग्लो सैक्सन लोग जो थे वो उत्तरी जर्मनी के रहने वाले थे। एंग्लो सैक्सन की जनजाति जो थी वो एंग्लिश जनजाति थी। उत्तरी जर्मनी में ये लोग एंग्लैंड के रहने वाले थे। ये लोग लोअर सैक्सन और एंग्लो फ्रीशियन बोलियाँ बोलते थे। जब ये लोग ब्रिटेन गए तो वहाँ इसको पुरानी अंग्रेजी के नाम से प्रचलित किया गया। अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति 5वीं शताब्दी में हुई है और अंग्रेजी भाषा में लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, हिंदी आदि भाषाओं के आपको शब्द मिल जाएंगे, जिस वजह से वो एक मिश्रित भाषा होकर भी मिश्रित भाषा नहीं है, उसने अपना वर्चस्व बनाए रखा है। और 11वीं शताब्दी के 1066 ईस्वी में जब नॉर्मन आक्रमण हुआ था यानी नॉर्मन कॉन्क्विस्ट हुआ था, तो वहाँ पे नॉर्मन लोग नॉर्मन भाषा बोलते थे, जो एक विशिष्ट बोली में तब्दील हो गई, जो कि एंग्लो फ्रेंच जो थी वो जो भाषा नॉर्मन लोग बोलते थे, नॉर्मन भाषा, वो एंग्लो फ्रेंच हुई, वो एक विशिष्ट बोली में तब्दील हो गई। और एक तरह से कहा जा सकता है कि अंग्रेजी जो है वो इतनी मतलब फ्लेक्सिबल है कि आप उसमें कोई भी किसी भी देश की डालिए ना भाषा, वो अपना वर्चस्व बनाए ही रखेगी। वो जब इतनी सदियों में नहीं बदली तो वो आगे भी नहीं बदलेगी, क्योंकि ऐसे कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। और जो डच है, स्वीडिश है, ये उत्तरी यूरोप में बोली जाने वाली भाषा है। इनकी जननी अंग्रेजी है, जिसको प्रोटो जर्मैनिक इन भाषाओं को कहते हैं। संस्कृत से आपकी हिंदी और अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई है भारत में। और ऐसा भी माना जाता है कि अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स संस्कृत के कुछ वर्ड अंग्रेजी में आपको मिल जाएंगे। और अंग्रेजी के जो जनक है वो D.J. थॉमसन है। और जेफरी चौसर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के जनक हैं। जैसा कि हमने आपको पहले कहा, आप जो एक्सेंट यूज़ करते हैं, आप अपनी इंडियन एक्सेंट यूज़ करते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट अलग होती है, अमेरिकन एक्सेंट अलग होती है, आपकी एक्सेंट अलग है, वो इंडियन है। तो आप लोग प्लीज़ टंग ट्विस्ट कभी मत यूज़ करिएगा, वरना आपकी इंडियन एक्सेंट भी गड़बड़ हो जाएगी, तो समझ में ही नहीं आएगा आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं। तो जब ये नॉर्मन लोग थे ना, तो ये लोग अपनी जो अलग किस्म का विकास किए थे वही, अगर कभी पूछ लेना कभी आपसे कोई कि नॉर्मन कॉन्क्विस्ट के बाद नॉर्मन भाषा जो बोली जाती थी वो अलग किस्म की क्या थी, तो वही एंग्लो फ्रेंच थी। तो अलग किस्म की भाषा का जो विकास हुआ था वही एंग्लो फ्रेंच थी। तो इसीलिए अंग्रेजी में आपको फ्रेंच का टच मिल जाएगा। तो आपके जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आप एक चीज़ और नोट करिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम यूपी टेट का हुआ था उसमें ज़्यादातर जो पिछले साल यानी 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था
उसमें ज़्यादातर आपका प्रीपोजिशन से क्वेश्चन उठाया गया था। और क्योंकि हमने पेपर देखा है उसमें ज़्यादातर प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपका एक पैरा देगा, पैरे से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्रीपोजिशन के क्वेश्चन कई बहुत ज़्यादा थे। टेंस भी पूछा गया था, तो जिसको टेंस आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है उसको पढ़ा दिया जाएगा, वो टेंशन नहीं लेगा। आप लोग कभी ये मत सोचिएगा कि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप लोग किसी से कम है, बिल्कुल नहीं। आप सीख सकते हैं, आप सीख जाएंगे। आप प्रीपोजिशन अगर जिसको कन्फ्यूज़न होती है, आपको प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बस आप लोग आँख खोल के अच्छे से पढ़िएगा। आप लोग आँख बंद करके टिक करके आएंगे, एकदम ध्यान रखिएगा। अभी आप लोग प्रीपोजिशन से मजाक मत करिएगा, वरना एग्ज़ाम में वो आपके साथ मजाक करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो चलिए, और अपना ख्याल रखिए, सत्यम क्लासेस को ज्वाइन करिए, अच्छे से खाते पीते रहिए, मस्त रहिए और इम्यून सिस्टम बूस्ट करते रहिए। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत होती हो तो, ना कुछ समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। और जिसको भाई नेटवर्क का इशू है तो क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन ये वीडियो मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको तब और दिक्कत होती है आप तब कमेंट कर दीजिएगा। सत्यम क्लासेस आपकी सेवा में हाजिर है। जैसा कि आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं, साइकोलॉजी है, साइंस है, SST है, मैथ है, सब अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, सत्यम क्लासेस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कुछ नहीं समझ में आता तो बेझिझक बेशक पूछिए, आपकी समस्याएं हल की जाएंगी। तो हंसते रहिए, खाते पीते रहिए, अपना ख्याल रखिए। और बोर हुए हो तो भाई सॉरी। तो चलिए, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।